आजकल सोशल मीडिया पे तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की भ्रामिक, तरह तरह के पॉडकास्ट आ रहे हैं, तरह तरह के रील आ रहे हैं और एक माँ को, एक अभिभावक को कंफ्यूज कर देता है। तो ये जान लें कि आप जो जानकारी ले रहे हैं उसको आप अपने पेडियाट्रिशियन से जरूर कंफर्म करें। एक बच्चा बहुत सारी खुशियां लाता है आपके घर में, और जैसे ही बच्चे आते हैं तो जो खुशी लाते हैं उसके साथ आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एक अमृत की तरह है बच्चे के लिए। 1 वर्ष तक बच्चे को नमक चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि गाय, भैंस, बकरी यानी एनी एनिमल मिल्क को हम 1 साल से पहले इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। अक्सर माताएं बोलती हैं कि मैं अपने बच्चे को कम जंक फूड देती हूँ, और मेरा जवाब होता है कि आप इसको हिंदी में यही बोलना चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे को कम कूड़ा देती हूँ। बच्चे को आंखों में काजल लगाना यह सोच करके कि आंखें बड़ी हो जाएंगी, विश्वास करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कोरिया, जापान, चाइना के लोगों की भी आंखें बड़ी होती। वैक्सीन ने करिश्मा कर दिया है। आज आप देखें, एक वक्त था जब हम हॉस्पिटल में 14 से 15 घंटे बिजी रहते थे। आजकल हम लोग अपने क्लिनिक में रहते हैं। ये जो अभूतपूर्व बदलाव हुआ है, इसमें योगदान वैक्सीन का है। बच्चे का जन्म होते ही क्या करें और क्या नहीं? दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, एक बच्चा बहुत सारी खुशियां लाता है आपके घर में, और जैसे ही बच्चे आते हैं तो जो खुशी लाते हैं उसके साथ आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो जब बच्चा डिलीवर्ड होता है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए क्या बच्चे को जन्म की वैक्सीन लग गई है कि नहीं। और साथ में माँ को और अन्य अभिभावकों को सीखना चाहिए कि बच्चे को फीडिंग कैसे कराएं, क्योंकि अंत में बच्चे को तो रहना निर्भर दूध पे ही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं, माँ का ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा कैसे हो, और बच्चे को हम बॉपिंग कैसे करें। इसके साथ ही देखना है कि बच्चा जब डिस्चार्ज हो जन्म के बाद तो उसको कोई जॉन्डिस या पीलिया जैसा लक्षण नहीं हो, और हेल्दी बच्चे को लेके घर जाना है, बीमार बच्चे को लेके नहीं जाना है। और उस अस्पताल से आप सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। इन सभी जानकारियों के साथ बच्चे को आप घर लेके आ सकते हैं। बच्चे को कब तक सिर्फ माँ का दूध देना जरूरी है? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक अमृत की तरह है बच्चे के लिए, और ब्रेस्ट फीडिंग का बढ़ावा देना हमारा जिम्मेदारी भी है। तो आप देखें कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग देखें तो उसमें इतनी तरह की न्यूट्रिएंट्स हैं, इतनी कैलोरिफिक वैल्यू है, और बच्चे को जैसे पता है कि सिर्फ माँ का दूध ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो प्रथम 6 माह तक यानी 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के अनेक फायदे हैं, न केवल बच्चे की शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास में भी बच्चे को फायदा होता है। जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं उनके लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी काफी बेहतर होती है, और माँ को अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो अच्छा स्तनपान करा सकें और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के तहत अच्छा मिल्क मिले। अगर एक हेल्दी बेबी है उसका अच्छी स्लीप पैटर्न होगा, अच्छा स्लीप पैटर्न होगा तो हेल्दी ब्रेन होगा, और आगे चल के कई तरह की बीमारियों से लड़ सकता है। तो प्रथम 6 माह तक माँ का दूध एक्सक्लूसिव देना चाहिए। बच्चे की डाइट में कब जोड़ें नमक और चीनी? हर माताएं मुझसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे को कब से नमक दे सकती हूँ, क्या हम खाने में नमक डाल सकते हैं, क्या चीनी दे सकते हैं, क्योंकि शायद मेरा बच्चा सादा भोजन नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 वर्ष तक बच्चे को नमक चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि नमक के डाइजेशन में हमारे किडनी का बहुत रोल होता है, और बच्चे की किडनी है जो कि 1 वर्ष के उम्र के बाद ही पूरी तरीके से डेवलप होती है। तो नमक देने से उसको नुकसान होगा। वहीं अगर हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो डेंटल कैरीज की बीमारी हो जाती है, इससे हमें बचना चाहिए। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में आजकल एक्स्ट्रा शुगर को डिस्करेज किया जाता है, जिसकी कई तरह की दिक्कतें शरीर पे आती हैं। तो हमें बच्चे को संपूर्ण आहार देना चाहिए जो कि नमक और चीनी के बगैर होगा 1 साल तक। बच्चे के लिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क है सबसे बेहतर? जिस घर में माँ को अगर दूध कम हो रहा है या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, या बच्चे की माँ उतना दूध नहीं दे पा रही है बच्चे को, वैसे हालात में हम फार्मूला मिल्क का सहारा लेते हैं। और फार्मूला मिल्क में कुछ कंपनियां हैं जो कि मिल्क बनाती हैं, और वो सारे लैक्टोज मिल्क होते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमें किसी भी कंपनी को
फार्मूला मिल्क को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बट अच्छे मिल्क सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। इसमें आजकल मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत सारी कंपनियां 5 HMO लैक्टोज मिल्क लाते हैं, जो कि कई तरह के नाम से आते हैं। अगेन मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन जब आप दूध लें तो देखें कि उसमें क्या 5 HMO है। आज के रिसर्च के हिसाब से सबसे अच्छा लैक्टोज मिल्क 5 HMO है, जो आप प्रथम 6 माह दे सकते हैं, और इसी का सेकंड स्टेज आता है जो आप 6 महीने के बाद 12 महीने तक इस दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि गाय, भैंस, बकरी यानी एनी एनिमल मिल्क को हम 1 साल से पहले इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी वजह होती है कि उनके प्रोटीन कंटेंट मिल्क में ज़्यादा होते हैं और हमारा बच्चा उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। बच्चे की डाइट में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। बच्चों की हेल्दी डाइट का मतलब है संपूर्ण डाइट, और संपूर्ण डाइट में आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। दोस्तों, आपको पता है कि इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और हम बच्चे को बर्थ के साथ ही विटामिन D3 के ड्रॉप्स देते हैं। आयरन ड्रॉप्स भी हम लोग लेटर स्टेज में चालू करते हैं, जो मानसिक विकास को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो बैलेंस डाइट वो है जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर्स का एक संपूर्ण मिश्रण हो, और इस मिश्रण के साथ अच्छी क्वांटिटी में उसको वाटर देना होता है, जिससे कि डाइजेशन हो सके। इस डाइट के सहारे आप बच्चे की लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बच्चे के गले में कुछ अटके तो तुरंत उठाएं, ये जरूरी कदम। बच्चे को खाते वक्त या दूध पीते हुए, इसको हिंदी भाषा में सरकना बोलते हैं, एस्पिरेशन, ये छोटे बच्चों में तो काफ़ी खतरनाक होती है, इसलिए हम लोग बच्चों को अच्छी तरह से बर्पिंग करने की सलाह देते हैं। हर बार फीडिंग के बाद बच्चे को बर्पिंग करें। बर्पिंग करने के तरीके अपने पेडियाट्रिशियन से जरूर सीखें। आजकल तो बहुत सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि अगर हम खाते वक्त बच्चे को सही पोजीशन नहीं देते हैं, सही पोस्चर नहीं देते हैं, और या फिर बच्चा जल्दी जल्दी गल्प कर रहा है, ऐसे हालात में सरकने की संभावना बढ़ जाती है, और ये काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि अगर खाने की चीज़ें विंड पाइप में चली जाए तो बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। ये अमूमन हर माँ इस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन छोटे बच्चों में तो कम से कम हम लोग हमेशा इस बात की ताकीद करते हैं कि आप अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त पोजिशनिंग का ध्यान रखें, और बच्चे को इतना ज़्यादा न पिलाएं कि ओवर फीडिंग की वजह से वॉमिट करे और वो विंड पाइप में दूध चला जाए। इसको एस्पिरेशन बोलते हैं, और इससे एस्पिरेशन निमोनिया होने का भी खतरा रहता है। फास्ट फूड बच्चों की सेहत पर कितना असर डालता है? जब आप फास्ट फूड और जंक फूड की बात करते हैं, मैं अपने ओपीडी में हमेशा बच्चे की माँ से पूछता हूँ कि आप जंक फूड का हिंदी में अनुवाद करें, और जंक फूड का हिंदी अनुवाद होता है कूड़ा। अक्सर माताएं बोलती हैं कि मैं अपने बच्चे को कम जंक फूड देती हूँ, और मेरा जवाब होता है कि आप इसको हिंदी में यही बोलना चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे को कम कूड़ा देती हूँ। तो अभिभावकों के लिए आग्रह है, और आजकल के जो लाइफस्टाइल और फूड कल्चर है, मैं उससे बहुत निराश हूँ, क्योंकि न केवल यह बच्चे को ओबेसिटी को जन्म देता है, बल्कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करता है, पाचन क्रिया खराब होती है, और आजकल पेट की समस्या से बहुत सारे बच्चे ग्रसित होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग और हेल्थ डेवलप नहीं करना या ओबेस होना इसका मुख्य कारण है, और इससे अगर लोग नहीं बचेंगे, आजकल हम लोग देखते हैं कि लगभग 6-7 वर्ष से लेकर 15 साल के बच्चे ओबेस होते हैं, फैटी लीवर के साथ आ रहे हैं, और डायबिटीज के भी केसेस आ रहे हैं, जो कि सही में एक चिंता का विषय है। क्या आपके बच्चे को भी हैं ये लक्षण? हो सकता है पेट में कीड़े। यह बहुत ही कॉमन समस्या है, और अक्सर बच्चे को 1 साल से लेके 4 साल 5 साल की उम्र के बीच में ऐसी समस्या आती है। और सिम्टम्स के तौर पे अगर हम देखें तो दांतों का किटकिटाना, पैलर होना यानी पीलापन होना, जिसमें हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, भूख कम लगता है, ऐसे लक्षण से हम जान सकते हैं। रूटीन में आप 6 महीने में एक बार बच्चे को कीड़े की दवा दे सकते हैं, जो एल्बेंडाजोल की सिरप होती है। विभिन्न कंपनियां इसको बनाती हैं। आप कोई सा भी सिरप अपने चिकित्सक की सलाह पे, पेडियाट्रिशियन के एडवाइस पे ले सकते हैं। बच्चों के लिए कौन से देसी नुस्खे हैं सेफ? देखिए, मैं बताता हूँ, क्योंकि पुराने जमाने में मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे गलत थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इसमें बहुत से सारे घरेलू नुस्खे मेडिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं और आज भी काम आते हैं। लेकिन उसी के साथ बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं,
बहुत सारे मीथ भी हैं, भ्रांतियां हैं जो कि गलत है, जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि मैं देखूं कि बच्चे को आंखों में काजल लगाना यह सोच करके कि आंखें बड़ी हो जाएंगी, विश्वास करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कोरिया, जापान, चाइना के लोगों की भी आंखें बड़ी होती। काजल कौन सा महंगा है, घर में ही बनता है, लेकिन नहीं लगाएं क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, लेड होता है जो आंखों को नुकसान पहुंचाता है और स्क्लेरा को डैमेज भी करता है। इसी तरीके से एक बहुत ही पहले से कल्चरल मीथ चला रहा है कि बच्चे के कान में तेल डालना चाहिए, सुसु के रास्ते में तेल डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, इससे इन्फेक्शन का खतरा होता है। पुराने ज़माने में आप खास कर देखते होंगे ओटाइटिस मीडिया के केसेस आते थे, बच्चों को ईयर डिस्चार्ज होते थे। मुख्य कारण यही है कि आप इन्फेक्शन को बच्चे के शरीर में पहुंचाते हैं। कुछ जो कल्चरल बिलीफ थे सही हैं, जैसे कि हींग लगाना, उससे बच्चों को गैस में राहत होती है। बच्चों के पैरों का एक्सरसाइज करते थे, उससे गैस निकलता था, साइक्लिकल एक्सरसाइज करते थे। तो ये कुछ भ्रांतियां सही भी हैं और बाकी सब जो मीथ है उसे हमें दरकिनार कर देना चाहिए। बच्चों को कौन कौन से टीके कब लगवाने चाहिए? हाँ देखिए, टीकाकरण की हम बात करें जो कि एक बहुत अभिन्न अंग है बच्चे की जिंदगी का। अब देखिए, जो आजकल वैक्सीनेशन आ गए हैं, लगभग बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है, सरकार भी कुछ वैक्सीन देती है। लेकिन ये वैक्सीन अगर आप सही समय पे लगाते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज अच्छी बनती है, बच्चे की लड़ने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो सही समय पे वैक्सीन लगाएं। अब कौन सी वैक्सीन लगे, तो बच्चा डिलीवरी जब होती है हॉस्पिटल में, वहाँ आपको BCG यानी ट्यूबरकुलोसिस का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का पहला डोज लगता है, ओरल पोलियो दी जाती है। इसी तरीके से 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे मेनिंजाइटिस, निमोनिया की तमाम रोटावायरस की वैक्सीन लगाई जाती है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस भी आपके 6 महीने तक कंप्लीट हो जाते हैं। आगे की बात करें तो 1 ईयर पे हेपेटाइटिस ए है, 15 मंथ्स पे चिकन पॉक्स है। ये तमाम वैक्सीन्स ने करिश्मा कर दिया है। आज आप देखिए, एक वक्त था जब हम हॉस्पिटल में 14 से 15 घंटे बिजी रहते थे, आजकल हम लोग अपने क्लिनिक में रहते हैं। ये जो अभूतपूर्व बदलाव हुआ है, इसमें योगदान वैक्सीन्स का है। आज हमें मेनिंजाइटिस के केसेस अच्छे शहरों में नहीं मिलते, इसका श्रेय जाता है वैक्सीन्स को। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए, बीमारी रहित जिंदगी के लिए वैक्सीन जरूर कराएं और अपने बिजी शेड्यूल से कम आधा घंटा तो जरूर निकालें, जिससे कि वैक्सीन हो सके। बाकी चीज़ें देर सवेर हो सकती है, लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप वो काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। बच्चे को टीका लगने से पहले और बाद में रखें ये सावधानियां। देखिए, बच्चे को टीका लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को बुखार ना हो। बाकी किसी भी तरह का कोई, अगर बच्चा छींक रहा है या खांसी हो रही है, उसमें वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा बीमार नहीं हो। बीमार बच्चे में वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए। अपने वैक्सीनेशन को पेडियाट्रिशियन से शेड्यूल करें और वैक्सीन के बाद बच्चे को लोकल साइट पे पेन या फीवर हो सकता है। यह एक मात्र साइड इफेक्ट है। अक्सर माताएं पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने वैक्सीन दिलाया बच्चा खाना कम खाता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अलावा कि शायद थोड़ा लोकल पेन हो या बुखार आ सकता है। इसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो या तो वायरल या किसी अन्य कारण से होती हैं। तो अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि वैक्सीन के खिलाफ डरे नहीं, वैक्सीन से डरे नहीं, इसको प्रोत्साहित करें और अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। आजकल बच्चे देर से क्यों बोल रहे हैं, जाने डॉक्टर की राय। देर से बोलना यानी स्पीच डिले यानी स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। आज मैं अपने क्लिनिक में हर तीसरे चौथे बच्चे को ऐसा पाता हूँ, और इसके साथ ही मुझे दिखता है परेशान पेरेंट्स जिनके पास वक्त की कमी है और बच्चे को मोबाइल टीवी के लिए इजाज़त देते हैं। वो बच्चा मोबाइल टीवी और स्क्रीन टाइम की वजह से उसको स्पीच डिले होता है या स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के तहत और बीमारियां होती हैं। ये सब हम दूर कर सकते हैं अगर हम 3 साल तक बच्चे को स्क्रीन टीवी से दूर रखें। और मैं हर पेशेंट को अपने क्लिनिक में 6 माह के बाद से ही ताकीद करता हूं कि आप कृपया करके बच्चे को मोबाइल टीवी ना दिखाएं। जो आप 5 मिनट 10 मिनट खाना खिलाते वक्त बचाना चाहते हैं, कल आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही संकट लाएगा, और एक ऐसा संकट लाएगा जिसमें आप सुधार तो कर सकते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से कभी खत्म नहीं होगा। मैं चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर अभिभावक ऑटिज्म के बारे में पढ़े, स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के बारे में पढ़े, और अपने बच्चों पे जिसको आप इतना प्यार करते हैं
उसको इस तरह की बीमारी के लिए नहीं ढकेलें। बच्चों की इम्यूनिटी नेचुरली कैसे बढ़ाएं? अक्सर एक पेडियाट्रिशियन क्या चाहता है कि पेशेंट आए, मैं भी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन मैं उसी पेशेंट को दोबारा नहीं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो स्वस्थ रहे और इसकी सिर्फ एक ही कुंजी है, वो है इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी हम हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज से बना सकते हैं। इंग्लिश मेडिसिन में कोई ऐसी दवा नहीं आती। कुछ आयुर्वेदिक सिरप हैं जो लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, मैं कभी कभी प्रिस्क्राइब भी करता हूं। लेकिन अगर आप च्यवनप्राश, आंवला की चटनी, प्रोटीन, हाइड्रेशन, बहुत अच्छा पानी, संपूर्ण आहार, वेजिटेबल्स देते हैं तो आपके बच्चे की लड़ने की क्षमता वाकई बढ़ जाएगी। और ये मैं ऐसे ही शब्दों में बयान नहीं कर रहा हूँ, आप 6 महीने ऐसे करके देखें। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बच्चों के मोटापे को कैसे रोकें? जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है कि मोटापा, ओबेसिटी आज के खान पान का निर्णय है। जो जंक फूड और जो फूड कल्चर है, जो फूड कोर्ट्स भरे पड़े हुए हैं, वही नतीजा देते हैं कि बच्चों को ओबेसिटी होती है। बच्चों की एक खास आप देखोगे स्वभाव होती है मीठा खाने की, चाहे वो सुगरी ड्रिंक्स हो, चाहे वो कॉकटेल्स हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे तो चॉकलेट्स हो, कैंडीज हो। और पेरेंट्स 10 मिनट की खुशी के लिए बच्चों को उन चीजों को देते हैं, फिर वही चीज उनकी आदत हो जाती है और इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि बच्चा मेन खाने से दूर हो जाता है। बच्चा सादा खाना नहीं खाना चाहता, जो कि अमूमन वही एक आपका एनर्जी सोर्स होना चाहिए। तो सुगरी चीजें जब हम लेते हैं, धीरे धीरे इससे ओबेसिटी बढ़ती है और आपकी सारी मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप मोटे हो जाते हो तो पानी भी आपको जूस का काम करता है, यानी आपकी कैलोरी इनटेक बहुत जरूरी है। और हर सुगरी चीज में कैलोरीज बहुत होती है। हाई कैलोरी लेंगे, लाइफ स्टाइल सेडेंट्री होती है। आजकल आप देखोगे कि हर बच्चा लगभग एक कमरे तक सीमित हो गया है और ऐसे में क्या होता है, मोटापा तो बढ़ेगा ही ना दोस्तों। तो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए और शुगर को अपने बच्चों से दूर रखिए। बच्चों की प्राइवेट हाइजीन को लेकर पेरेंट्स को क्या पता होना चाहिए? जैसे कि फीमेल चाइल्ड अगर बॉर्न होती है तो वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल ब्लीडिंग बिल्कुल कॉमन होता है। हार्मोन ट्रांसफर हो जाते हैं माँ से बच्ची को, वो नॉर्मल है। सिर्फ उसको हम गुनगुने पानी में उसको साफ कर देते हैं कॉटन से और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी प्रकार से जो डिस्चार्जेज आते हैं उसकी सफाई रखनी चाहिए, हाइजीन का प्रयोग करना चाहिए। फीमेल चाइल्ड में यूरेथ्रा ओपन होता है तो यूटीआई का खतरा बहुत होता है। तो आप जो यूरिनल और बाथरूम प्रयोग करते हो बिल्कुल हाइजीनिक होने चाहिए। कपड़े काफ़ी धुले होने चाहिए। डायपर से बचना चाहिए, मैं बार बार कहना चाहूँगा, क्योंकि इससे यूटीआई होता है, बच्चे को रैशेज होते हैं प्राइवेट पार्ट्स में। और उससे बचने के लिए ड्राई रखना, हाइजीन मेंटेन करना और अच्छा वाटर इनटेक, अगर हम मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड की बात करें तो इससे क्या होता है, गंदगी बाहर जल्दी जाती है, सफाई होती है, वेस्ट प्रोडक्ट रुकते नहीं हैं और आपके बच्चे का हाइजीन मेंटेन रहता है। बच्चों के लिए वॉकर क्यों है खतरनाक? जनरली वॉकर एक टाइप का लोकोमोटिव सपोर्ट है जो कि हम लोग 10 महीने के बाद अलाउ करते हैं। जनरली हम लोग रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर कोई दे रहा है तो उसको 10 महीने के बाद अलाउ करते हैं। इससे बच्चा सपोर्ट लेके चल सकता है। वो सपोर्ट दोस्तों आप भी बन सकते हैं और वो एक बैलेंस होगा। वॉकर में ज़्यादातर कुछ खतरे भी होते हैं, बच्चा थोड़ी तेजी से जाता है, बैलेंस गड़बड़ होने से गिर भी सकता है। तो ज़्यादा चीज़ नेचुरल रखेंगे तो खतरे कम होंगे। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने एक बच्चे को 4 हाथ दिए हैं, 2 मम्मी के 2 पापा के, उसके सहारे आप बच्चे को चलाएं और उसे इंडिपेंडेंट बनाएं। दोस्तों बच्चा खुद से जब कोई चीज़ सीखता है तो किसी भी दिशा में पैर रखेगा, किसी भी दिशा में टिल्ट होगा और वो पैर क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो मुड़ जाते हैं। तो अगर सही रूप से चलाना है तो आपके द्वारा गाइडेड अगर वो चलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब बच्चे चलना चालू करें तो कोशिश करें कि बच्चों की सूझ लगे रहे और नंगे पाँव ना चलाएं। इन बातों का ध्यान रखें। सही समय पे विटामिन D3 दें, कैल्शियम तो खाने से मिलता ही है, तो इससे आपके बच्चों के पैरों में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट और सरकारी वैक्सीन में असली अंतर क्या है? गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पेंटावैलेंट दी जाती है शुरू के वैक्सीन, और हमारे शुरू के वैक्सीन होते हैं हेक्सावैलेंट। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे हमारे प्राइवेट वैक्सीन में 6 कंपोनेंट होते हैं, उनके 5 होते हैं। मैं क्वालिटी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो आप खुद से जज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट में अभी नहीं आई है,
लेकिन सरकार उसके लिए काम कर रही है, शायद आगे वक्त में आ भी जाए। जैसे टाइफाइड वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए है, चिकन पॉक्स है, मेनिंगोकोकल है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये अभी वहाँ उपलब्ध नहीं है। जब वो उपलब्ध होती है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो जरूर गवर्नमेंट में जाके ले, और जो प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट में ले। यह पूरी तरीके से गार्डियन पे निर्भर करता है वो कौन सी सर्विसेज चूज करता है। दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक और जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की भ्रामिक, तरह तरह के पॉडकास्ट आ रहे हैं, तरह तरह के रील आ रहे हैं, और एक माँ को, एक अभिभावक को कंफ्यूज कर देता है। तो ये जान लें कि आप जो जानकारी ले रहे हैं उसको आप अपने पेडियाट्रिशियन से जरूर कंफर्म करें। सही जगह जानकारी लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अनावश्यक, डराने वाली, भयानक चीजें या मिसलीडिंग चीजों से बच सके। और इसीलिए जरूरी है कि आप हेल्थ वेल्थ टुडे जैसे चैनल से जुड़े, जिसका मुख्य मकसद आपको हेल्थ के बारे में सही ठोस जानकारी देना, जिससे आपके नन्हे मुन्ने स्वस्थ रहे। थैंक यू।